हेलो नमस्कार दोस्तों, सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में मुख्यतः राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाएं जो है उनमें आरएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस, इन सभी भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री जालोर पहुंचे और वहां उन्होंने दुधेश्वर महादेव मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसमें हिस्सा लिया। और वहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के साथ क्या कर रही है, काम कर रही है, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है। तो अभी जालोर के नरसाना में, कहाँ पर, नरसाना, ये नरसाना कहाँ पर है, ये है जालोर के अंदर। जालोर के नरसाना में श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित कर रहे थे और इस समारोह में वो वहाँ पर पहुँचे थे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को नई ऊर्जा जो है वो मिली है, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना है कि 500 वर्षों में हमारा लंबा इंतजार था राम मंदिर का, वो भी पूरा हुआ है। राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास का रोड मैप जो है वो तैयार किया है, जिसमें रोज़ चर्चा आती है, जिसकी ईआरसीपी परियोजना, राम जल सेतु परियोजना के नाम से भी जिसे जाना जा रहा है। इसके अलावा यमुना जल समझौता, इसके अलावा देवास परियोजना, यहाँ से पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिजली के क्षेत्र में भी राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास और एमओयू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी देकर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पेपर लीक के प्रकरण पर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने का कहना है कि हम सख्ती से कार्रवाई करने हैं। संस्कृति एवं आध्यात्मिक विकास के लिए राज्य सरकार कर रही है निरंतर कार्य, ऐसा उनका कहना है कि खाटू श्याम जी जो मंदिर है, उस खाटू श्याम जी मंदिर के विकास कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए पूंछरी का लोठा में विकास कार्य के लिए भी राशि दी गई है। इस प्रकार विभिन्न मंदिरों के लिए सरकार ने जो है काम करी है। इसके अलावा हमारा देवस्थान विभाग जो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर आदि जगह पर तीर्थ यात्रा करवाने के लिए भी कार्य हमारा देवस्थान विभाग, ये सब कौन करता है, सरकार का एक विभाग है देवस्थान विभाग, वो देवस्थान विभाग जो है उसके द्वारा ये सब कार्य करवाए जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आज का है उस पर हम लोग लौटते हैं। देखिए, थोड़ा खांसी की दिक्कत है, इस वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब चीज़ें क्लियर करने के बाद ही आप लोगों की क्लास जो है वो पूरी करवाई जाएगी। देखिए, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों का जो है वो अनुमोदन किया गया अभी हाल ही में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने, युवाओं को सक्षम एवं सशक्त बनाकर विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि के लिए नई युवा नीति के अनुमोदन, विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर को कुल गुरु की पदवी प्रदान करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज बिल लाने, रिको औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल लाने के सहित कार्मिक कल्याण और सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े कई फैसले इस मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। हमारे राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं, तो जोगाराम पटेल है। पीएचईडी मंत्री कौन है, श्री कन्हैया लाल हैं, और इन्होंने इन महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। अब इन पर एक एक करके हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहला है द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2025। इसमें कहा गया कि बजट वर्ष 2024-25 में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी प्रदान की जाने की घोषणा की गई थी। अब ये 2024-25 में था,
बजट घोषणा की अनुपालना में उच्च शिक्षा विभाग एवं प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधीन संचालित 33 राजकीय विश्वविद्यालयों के अनुरूप अधिनियमों में संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधन कर कुलपति पदनाम को कुल गुरु और प्रति कुलपति पदनाम को कुल गुरु के रूप में स्थापित किए जाने का मंत्रिमंडल का निर्णय लिया गया है। अंग्रेजी पाठ में प्रयुक्त पदनाम वाइस चांसलर तथा प्रो वाइस चांसलर को यथावत रखा जाएगा। इस दिशा में द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के प्रारूप मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इसे विधानसभा में पुनः स्थापित करने के लिए भिजवाया जाएगा। अब देखिए, सवाल यहाँ से सिर्फ एक बन सकता है कि अभी हाल ही में जो भी बिल अमेंडमेंट बिल लाया गया है द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2025, इसके अनुसार क्या परिवर्तन किया गया है। तो कुलपति जो है, इस कुलपति या प्रतिकुलपति जो है, प्रतिकुलपति या कुलपति, इनके नाम को बदल कर क्या किया गया, कुल गुरु किया गया। लेकिन अंग्रेजी में जो पदनाम है वो वाइस चांसलर तथा प्रो वाइस चांसलर ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पीएचडी में कनिष्ठ रसायन व जीव विज्ञान की भर्ती पर अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होगी। यानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ रसायनज्ञ और जीव विज्ञानी के जो पद हैं उन पर जो है वो क्या लिया जाएगा, पहले आप लोगों को पता होगा लिखित परीक्षा होगी, उस परीक्षा के बाद उसका साक्षात्कार भी होगा। इस बारे में यहाँ पर बातें कही गई है और ये सारा कार्य आरपीएससी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद इधर है, प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए अभी हाल ही में कौन सी पॉलिसी जो है उसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 है। यह प्रदेश में टेक्सटाइल एंड अपैरल क्षेत्र सतत एवं समग्र विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। वहीं दूसरी ओर इसे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी। इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे। राज्य में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर क्या होंगे, सर्जित किए जाएंगे। यानी राजस्थान में टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 जो है, इसके तहत सरकार राजस्थान को टेक्सटाइल क्षेत्र में हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। डेटा सेंटर पॉलिसी से विकसित होगा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम। यानी आपके आईटी के सेक्टर जो है, उस आईटी सेक्टर में भी प्रगति राजस्थान में होगी। विश्व स्तरीय डेटा सेंटर जो है उसका इकोसिस्टम तैयार होगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अब राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम को विकसित करना है। राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य क्या करना है, बनाना है। ये नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनाएगी। इस नीति में डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ये सारे काम जो हैं वो किए जाएंगे। इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में आगामी 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो राजस्थान सरकार करने वाली है। तो 2 पॉलिसी के बारे में आपने जाना। पहली पॉलिसी राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, आप इसे कम मत मानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और आरएएस मेंस का अगर कोई पेपर दे रहा है तो वो ज़रूर इनको पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा डिटेल्स मार्केट में उपलब्ध किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी आपको इसी की कॉपी मिलेगी, यहीं से सब छापा जाएगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब राजस्थान को बनाने के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है वो मैंने सब नीचे लिख दिया है। इसके बाद में डेटा सेंटर पॉलिसी जो है उसके लिए विश्व स्तरीय डेटा सेंटर राजस्थान बने, इसके लिए सरकार ने राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। इसका एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम क्या किया जाए, विकसित किया जाए। इसके बाद अगली बातचीत है निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान में अब एक और पॉलिसी है, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 जो है इसमें क्या किया जाएगा, देखिए
तीनों बातें जरूर याद रखना। इसमें है राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, उद्देश्य एकदम साफ है, इतनी लाइन भी अगर याद रहेगी तो बहुत कुछ है। राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक लागत जो है उसमें कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया गया है। यह नीति लॉजिस्टिक सुविधाओं की मैपिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित कर रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध होगी। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के तहत वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर, डिपो कंटेनर, ये जो सारी चीज़ें हैं, एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर्स एंड कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान सहित कर शुल्कों में विभिन्न रियायतों के आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। देश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए या लॉजिस्टिक जो लागत है उसको कम करने के लिए राजस्थान में राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लाई जा रही है। एक बार फिर मैं इस चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी इस पेज की। औद्योगिक विकास के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरेल पॉलिसी, राजस्थान के डेटा सेंटर के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। ये 3 पॉलिसी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, टेक्सटाइल अपैरेल, राजस्थान डेटा सेंटर, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत कुलपति का जो नाम है वो परिवर्तित करके कुल गुरु करने का फैसला सरकार के द्वारा किया गया है। ये इतने सवाल शायद मुझे लगता है कि आपको सबको समझ आ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगली बात है, उभरती युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के लिए नई युवा नीति भी सरकार लेकर आ रही है। तो राजस्थान युवा नीति जो है 2025, इसका अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया है। इसके जरिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इस युवा नीति 2013 का स्थान लेगी। इससे पहले 2013 की जो नीति थी उसके स्थान पर अब 2025 की ये नीति जो है राज्य में लागू होगी। नई युवा नीति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। इस नीति के माध्यम से कला, खेल, संस्कृति और साहित्य जैसे क्षेत्रों में उभरती हुई प्रतिभाओं को समर्थन भी दिया जाएगा। अब है द राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल 2025 का प्रारूप का अनुमोदन जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है। रिको को स्थानांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में भू स्थानांतरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अब राजस्थान में राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल 2025 भी लाया गया है। और इस विधेयक से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की जो धारा 281(2) है उसमें संशोधन किया जाएगा और राज्य सरकार नियम बनाने की शक्तियां प्रत्यायोजित किया जाना इसमें प्रस्तावित है। इसके अनुसरण में रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भी अभी तक की गई भू उपयोग परिवर्तन, उपविभाजन, लिस्टेड निष्पादन जो है इन सब चीज़ों को राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उद्योग वाणिज्य विभाग द्वारा रिको स्थानांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को आ रही परेशानियों का निराकरण इस विधेयक के माध्यम से होने की संभावना है। तो द राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट जो वैलिडेशन बिल है वो भी सरकार के द्वारा विधानसभा में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। इसके बाद अगली बातचीत करें तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जो है इसमें वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का नवीन पद जो है वो सृजित किया जाएगा। राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में विलय होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, राजस्व जो कर बोर्ड है उसका राजस्व मंडल में क्या कर दिया जाएगा, विलय किया जाएगा। यानी 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद राजस्थान सरकार का कर बोर्ड जो उसका कार्य समाप्त हो गया। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार कर बोर्ड को राजस्व मंडल में विलय करने के बारे में विचार कर रही है। विधानसभा सचिवालय के मुख्य संपादक का नया पद होगा। सचिवालय में मुख्य संपादक जो है इसका एक नवीन पद सृजित करने का सरकार ने फैसला किया है। और राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा नियम 1992 में संशोधन कर नई प्रविष्टि जोड़ने प्रस्ताव का आज अनुमोदन किया गया है। मुख्य संपादक का नया पद सृजित किए जाने से राजस्थान विधानसभा सचिवालय में प्रतिवेदक संवर्ग में पदोन्नति का लाभ जो है लोगों को मिल पाएगा। इसके बाद आते हैं सौर ऊर्जा पर। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति पहले भी मैंने बताया था आपको दी थी सरकार के द्वारा, अब वापस जारी है।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो जयपुर में आयोजित की गई थी उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। सर्वाधिक 28 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जो है वो ऊर्जा सेक्टर में हुए थे। सरप्लस जो स्टेट बनने की दिशा में राजस्थान अपने कदम बढ़ा रहा है। जैसलमेर जिले में आपको बताया फतेहगढ़ के गांव में बासड़ा, मगरा, कोटा और देवड़ा जो है यहाँ पर भी 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं। फतेहगढ़ जो है यहीं तहसील के गांव कोठा हरबा में जो है 358 क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा बाड़मेर जिले के शिव तहसील में भी नेगरडा और ग्राम कालीजाल में 162 हेक्टेयर भूमि में 300 मेगावाट का जो है सोलर प्रोजेक्ट के लिए, और फलोदी के बाप तहसील में भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर कितने 59.9 मेगावाट का लगाया जाएगा। इसके अलावा सिरोही जिले की शिवगंज तहसील में भी यहाँ पर जो है वो कितने मेगावाट का लगाया जाएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ 765 केवी विद्युत सब स्टेशन का निर्माण यहाँ किया जाएगा। सौर ऊर्जा आधारित इन इकाइयों की स्थापना से क्षेत्रीय रोजगार के अवसर जो है वो सर्जित होंगे। अक्षय उत्पादन में राजस्थान में ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो देखिए जैसलमेर के फतेहगढ़ में और यहाँ पर फतेहगढ़ के ही दो अलग अलग गांव जगह दे रखे हैं। एक जगह 200 मेगावाट का, एक जगह जो है वो 358.83 मेगावाट का। बाड़मेर के शिव में जो है वो 300 मेगावाट का। इसके अलावा फलोदी जो है उसके बाप तहसील में एक जगह 59 मेगावाट का। सिरोही में क्या किया जाएगा, सिरोही के गांव कैलाश नगर फर्स्ट में और भागली खेड़ा में भूभाग जो है उसमें 765 केवी के विद्युत सब स्टेशन का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार की सरकार जो है इसने मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है। प्रदेश भर में आयोजित हुए किसान रजिस्ट्री शिविर, आपको बता दिया एग्री स्टेक योजना जो है, इस एग्री स्टेक योजना के अलावा फार्मर आईडी जो है क्या की जा रही है, फार्मर आईडी बनाई जा रही। इस फार्मर आईडी के माध्यम से क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि इस फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को जो है वो पूरी जानकारी उपलब्ध की जाएगी। तो 5 फरवरी से, कब से, 5 फरवरी से 2025 से पूरे राजस्थान में सब किसानों की क्या की जाएगी, फार्मर आईडी बनाई जाएगी। इससे पहले ध्यान रखना इस फार्मर आईडी में कितने अंक होंगे, तो 11 अंक इस फार्मर आईडी के अंतर्गत होंगे। इससे पहले 2024 में सीकर जिले से राजस्थान में इसे पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया गया, लेकिन पूरे प्रदेश में इसे 5 फरवरी से शुरू कर दिया गया। तो ये मैंने पूरी बात पहले बता दी है। भारत सरकार की यह योजना है एग्री स्टेक योजना। इसके तहत राजस्थान में किसानों का रजिस्ट्रेशन शिविरों का आगाज़ 5 फरवरी से जो है वो किया गया और जिला प्रशासन के द्वारा इस पर पूरी देखरेख की जा रही है। जगह जगह पर अलग अलग जिला कलेक्टर जो है वो पहुंचे और लोगों को इस योजना के तहत उनके कार्ड प्रदान किए। इसके बाद में थानागाजी जो क्षेत्र है वहाँ पर भूजल आधारित योजनाओं को स्वीकृति की गई है। विधानसभा ने 58 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो है इस प्रकार की योजना को सस्टेनेबल भूजल जो है वो उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार ने यहाँ पर भूजल आधारित योजनाओं की स्वीकृति जो है वो जारी की जा चुकी है। इसके बाद में विधानसभा में क्या हुआ, 300 सीएनजी एसी व 150 इलेक्ट्रिकल बसों के संचालन की कार्रवाई की प्रक्रियाधीन है, ऐसा सरकार के मंत्रियों ने कहा है। देखिए क्या क्या कहा गया है यहाँ पर। स्वायत्त शासन मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जाबर सिंह खर्रा जो है उनका कहना है कि जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में विस्तार के लिए 300 सीएनजी चलित एसी मिनी बसों की निविदा प्रक्रिया हमने जारी कर दी है और जयपुर शहर के अंदर और अलग अलग जगह पर इनका क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। यहाँ पर ऊर्जा राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर हैं उनका कहना है कि अवैध विद्युत कनेक्शन है उनको निरंतर अभियान चलाकर कार्रवाई करके उनको हटा रहे हैं। राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने कहा है कि पाली जिले के गांव जोजावर में गैर मुमकिन ओरण सरकारी भूमि नियम विरुद्ध तरीके से किसी व्यक्ति ने हस्तांतरित किया जाना गंभीर मामला है। तो ये सब विधानसभा में विभिन्न मुद्दे जो उठाए गए वो आपके सामने हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एग्री स्टेक योजना के लिए सभी किसानों से अपील की है कि वो एग्री स्टेक योजना के तहत बनने वाली आईडी जो है वो ज़रूर बनाएं। तो 5 फरवरी से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इन शिविरों का जो है वो आयोजन राज्य भर में किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें आज हमने इसमें की है। दोबारा से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ आपके सामने क्या क्या बातें हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर विधानसभा में जो मुद्दे उठाए गए वो आपके सामने हैं। उसके बाद एग्री स्टेक योजना जो है इसके तहत विभिन्न जगहों पर किए गए विभिन्न प्रकार के एग्री स्टेक योजना के तहत जो कार्य थे उन कार्यों का विवरण आपके सामने है। मैंने पूरी योजना आपको बता दी है। केंद्र सरकार की योजना है। 5 फरवरी से राज्य के किसानों का इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो किया गया। इसके बाद सौर ऊर्जा के लिए
जो भूमि आवंटन का कार्य वो किया जा रहा है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में 2 जगह, एक जगह 200 मेगावाट, एक जगह 358 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। बाड़मेर के सीयू में 300 मेगावाट का लग रहा है। इसके अलावा बाप फलोदी के बाप में जो है वो 59 मेगावाट का, सिरोही जिले के शिवगंज तहसील में भी, और 2 अलग अलग गाँवों में जो है वहाँ पर 765 केवी के विद्युत सब स्टेशन की कार्य चल रहा है। इससे किसानों को और ज़्यादा या सभी प्रकार के विद्युत धारक जो है उनको लाभ होगा। राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस में कर दिया गया, तो राजस्व मंडल में उनका विलय कर दिया गया। राजस्थान सचिवालय में किस नाम से एक नया पद सर्जित किया गया है, मुख्य संपादक का एक नया पद उसमें सर्जित किया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त जो पद है, इसका भी नवीन पद का सृजन किया गया है। इसके बाद में राजस्थान में राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल जो है वो प्रारूप का अनुमोदन जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है, ताकि विभिन्न प्रकार के कामों के लिए जो भूमि चाहिए उसका अधिग्रहण किसानों से या अन्य लोगों से किया जा सके। राजस्थान में नवीन युवा नीति 2025 लाई जा रही है। ये युवा नीति 2013 की नीति जो है उसका स्थान लेने वाली है। इसके बाद में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 जो है वो लाई जा रही है, जो औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगी और कनेक्टिविटी में वृद्धि करेगी। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 जो है वो सरकार लेकर आ रही है। इस पॉलिसी के तहत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो राजस्थान को बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय डेटा सेंटर जो है वो राजस्थान को बनाए जाने के लिए 2025 में राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी भी राज्य सरकार जो है वो लेकर आ रही है। इसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 जो है वो भी सरकार लेकर आ रही है। द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2025, ये अमेंडमेंट बिल जो है इसको लेकर आने की बात सरकार के द्वारा की गई है। तो इस बिल में क्या किया जाएगा, कुलपति जो पद है उसका नाम कुलगुरु किया जाएगा। हालांकि अंग्रेजी में पहले की तरह वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर रहेगा, लेकिन अब जो पद नाम है प्रति कुलपति वाला वो भी कुलगुरु होगा, और कुलपति का नाम भी क्या कर दिया जाएगा, कुलगुरु कर दिया जाएगा। तो ये 3 नीतियां हैं जिनका अनुमोदन किया गया। औद्योगिक विकास और राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए ये 3 नीतियां सरकार लेकर आ रही है। इसके अलावा जालोर के नरसाना में अभी हाल ही में जो दुधेश्वर महादेव मंदिर है उसके प्राण प्रतिष्ठा में राजस्थान के मुख्यमंत्री है जो इन्होंने भाग लिया। तो ये सारी बातें जो है वो आपकी जानकारी के लिए मैंने बताई है। तो आज के 5 फरवरी 2025 के इस अंक में इतनी बातें करते हैं। 6 फरवरी 2025 के अंक में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।